नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 रिमेनिंग पार्ट। लास्ट टाइम हमने जो बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स स्टार्ट किए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो डिडक्शंस है। डिडक्शंस आर एक्चुअली द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हाइपोथेसिस के मंतकी नतायज होते हैं। एक डिडक्शन बनाते हुए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है दैट इज ट्रू, कि वो दुरुस्त है, उसको हम दुरुस्त मानते हुए लॉजिक्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर एक बायोलॉजिस्ट पौधों के अंदर स्टडी करना चाहता है कि सेल में उस पौधों के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं, तो दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम प्लांट्स को स्टडी नहीं कर सकता। वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेगा, 5-10 प्लांट्स उनके सेल्स में से न्यूक्लियस को फाइंड आउट करेगा। उसके बाद वो ये कहेगा कि फलां फलां भी पौधे हैं और उनके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता होगा। अब इतने ज़्यादा डाटा में से थोड़ी सी छांटी कर लेना, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, इनको हम डिडक्शंस कहते हैं। कि इतने ज़्यादा डाटा में से थोड़ी सी चीज़ को हमने छांट लिया और वो जो थोड़ी चीज़ हमने छांटी है वो पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरीके से हाइपोथेसिस के जो मंतकी नतायज होते हैं उनको हम डिडक्शंस कहते हैं, मंतक के ऊपर जो बेस्ड है। इसके लिए हम अगर अब तब इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। डिडक्शंस के लिए हम हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान लेते हैं और फिर उनसे मुतल्लिका नताइज जो हैं वो अखज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट वाइटल स्टेप है एक्सपेरिमेंट का, कि जब हम एक हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान लेते हैं तो उसको फिर मुख्तलिफ टेस्ट में से गुजारा जाता है, उसके ऊपर तजुर्बात किए जाते हैं ताकि हम उस हाइपोथेसिस को, मफरूज़े को गलत साबित कर सकें या उसको दुरुस्त करार दे सकें। तजुर्बात के अंदर जो है जब भी हम कोई तजर्बा करते हैं तो हमेशा ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। हम तजुर्बाती ग्रुप का मुवाजना एक कंट्रोल ग्रुप से भी करवाते हैं, क्योंकि हम उस वक्त तक नताइज हासिल नहीं कर सकते तजुर्बाती ग्रुप के जब तक हम उसका मुवाजना एक ऐसे ग्रुप के साथ नहीं कर लेते जिसको हमने कंट्रोल रखा था। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक तजुर्बाती ग्रुप होता है जिसमें हमने तजुर्बा करना है, जिसमें हमने अपने वेरिएबल को, मुतगैर को देखना है, और दूसरा कंट्रोल्ड ग्रुप होता है। अब दोनों ग्रुप्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब ये हमारा मफरूज़ है। अब इसको हमने टेस्ट करना है आया कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो हम इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम पौधों के दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक ऐसा ग्रुप होगा जिसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा ऐसा ग्रुप होगा जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब जो हमारा तजुर्बाती ग्रुप है और कंट्रोल्ड ग्रुप, दोनों को सेम इन्वायरमेंट देंगे मास वाई उस वेरिएबल के जिसको हमने जांचना है, जिसको परखना है, जिसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट करना है। हमारी मौजूदा एग्जाम्पल के अंदर वो चीज़, वो वेरिएबल कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने दो ग्रुप्स बना लिए, एक तजुर्बाती ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को हम सारी रिक्वायरमेंट्स देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करेंगे। तजुर्बाती ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको सब चीज़ें मुहैया करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको मुहैया नहीं करेंगे। तो आफ्टर सम टाइम हम इन रिजल्ट्स पर पहुंचेंगे कि जिस ग्रुप को हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया वहां पे फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया है, और जिस ग्रुप को हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की उस ग्रुप में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ। लिहाजा ये मफरूज़ा दुरुस्त साबित हुआ कि पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो तजुर्बाती ग्रुप जो हमने बनाया था उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, और जो कंट्रोल ग्रुप बनाया था उसमें को हमने कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया की। अब दोनों ग्रुप्स का हमने एक दूसरे के साथ मुवाजना किया। तो तजुर्बात में कंट्रोल ग्रुप हमेशा इसलिए रखा जाता है कि हम उस कंट्रोल ग्रुप का मुवाजना करते हैं तजुर्बाती ग्रुप के साथ, कंपैरिजन करते हैं इनका एक दूसरे के साथ।
अगर हम इन कंपैरिजन को ना करें तो फिर हम अपने तजर्बात के रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है वो एक्सपेरिमेंट के साथ एक कंट्रोल ग्रुप भी रखते हैं ताकि रिजल्ट्स जो है इनका आपस में कंपैरिजन किया जा सके। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, दैट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, नताइज का खुलासा निकालना। अब बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करता है तो इस दौरान जब वो एक्सपेरिमेंट्स करता है या डिडक्शंस बनाता है तो वो बहुत सारा हकीकी डाटा भी इकट्ठा करता है, आदादो शुमार इकट्ठा करता है। फिर उन आदादो शुमार के ऊपर स्टेटिस्टिकल शुमारियाती तकनीक्स लगाता है, जैसे कि एवरेज है, वुसअत जिसको हम रेंज भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेयारी इनहराफ, स्टैंडर्ड एरर वगैरह वगैरह। इस तरह की डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो इनके ऊपर लगाता है और रिजल्ट्स को कंपाइल करता है। अब रिजल्ट्स को बयान करने के लिए हमें स्टेटिस्टिकल टेक्निक, शुमारियाती टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, तब ही हम मुकम्मल तौर पे रिजल्ट्स को जो है ना वो डिस्क्राइब कर पाते हैं। लास्ट जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। आखिरी जो स्टेप है ये रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स है। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स जो है इसको बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जिस तरह से एक्सपेरिमेंट को रीढ़ की हड्डी हैसियत हासिल थी, बिल्कुल इसी तरीके से जो रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स है, अपने नताइज को शाये करना, ये भी एक इंतहाई अहम स्टेप है। अब ये जो रिजल्ट्स को हम पब्लिश करवाते हैं किसी भी बुक के अंदर, किसी भी जर्नल यानी रिसाले के अंदर, या इसके अलावा कहीं बैनुल अक़वामी और नेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर हम जो है वो अपने टॉपिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, अपने रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ये बहुत अहम होता है। एक तो इससे आपके काम की तस्दीक होती है कि आपने क्या काम किया, और उसके अलावा आपके बाद में आने वाले जो लोग हैं जो सेम उसी टॉपिक के ऊपर, वो स्टूडेंट्स जो उसी टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, तो उनको हेल्प हो जाती है कि इससे पहले फलां बंदों ने इस टॉपिक्स पे काम किया, उनके क्या रिजल्ट्स थे, उन्होंने कौन से मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी को इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट्स भी वेरीफाई हो जाती है। और जब आप अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करवाते हैं तो आप अपने से पहले जितने भी लोग उस टॉपिक के ऊपर काम कर चुके होते हैं उनके रिजल्ट्स के साथ अपने रिजल्ट्स को मैच करते हैं और उसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं कि आपके रिजल्ट्स सेम आए हैं या आपके रिजल्ट्स उससे मुख्तलिफ आए। अगर मुख्तलिफ आए तो क्या वजूहात थी, या फ्यूचर के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर और क्या काम हो सकता है। तो इसलिए नताइज को रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी साइंटिफिक रिसर्च वैलिड ही उस वक्त होती है जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे किसी को क्या पता किस बंदे ने किस प्रॉब्लम के ऊपर क्या काम किया। तो इसलिए नताइज को रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके अपने के लिए भी और आपसे जो बाद आने वाले रिसर्चर हैं उनके लिए भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।